नमस्कार, मैं ए.आर. आज़ाद आज आपके साथ मिलकर एक अहम मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा का विषय है कांग्रेस बनाओ तृणमूल कांग्रेस। यानी कांग्रेस और कांग्रेस से निकली हुई एक पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बीच खाई जो है बढ़ती जा रही है। खाई पाटने की कोशिश दोनों तरफ से नहीं हो रही है और नतीजे में ममता बनर्जी जो है वो कांग्रेस के लोगों को अपनी ओर मिलाने में लगातार कामयाब दिख रही है। और यही वजह है कि सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच एक तलखी पैदा हो गई है और ये तलखी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई है कि ममता बनर्जी को ये कहना पड़ा कि यूपीए क्या है। यूपीए सब लोग जानते हैं कि यूपीए जो है वो आज भी विपक्ष की कुछ पार्टियों का एक गठबंधन है और ये गठबंधन 2004 में तब तैयार हुआ था जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। यानी ये यूपीए तब बना था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार शाइनिंग इंडिया के साथ दोबारा सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही थी और तब कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों ने मिलकर एक गठबंधन तैयार किया था और उसका नाम दिया था यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और इसी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए ने 2004 का चुनाव भी फतह किया और 2009 के चुनाव में भी बीजेपी को शिकस्त दी। यानी जब अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की सरकार बनी थी तो उस वक्त 2004 में जब दोबारा चुनाव हुए और ये लग रहा था कि अटल जी का जोर शोर से इंडिया शाइनिंग चल रहा था, जिस तरह से जो है वो नरेंद्र मोदी का 2019 में जलवा था वही जलवा 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी का था। और इंडिया शाइनिंग के नाम पर अटल जी को ये उम्मीद थी कि एनडीए जो है सत्ता में वापस आएगी, लेकिन यूपीए जो है बड़ी खामोशी के साथ एक ऐसा खेल खेला, एक ऐसा गठबंधन तैयार किया, इस तरह से चुनाव नतीजे सामने आए कि सारे के सारे लोग हक्का बक्का रह गए। यानी अटल जी की जो सरकार थी यानी एनडीए की सरकार जो है वो यूपीए से लोकसभा की कम सीटें लाकर वो सरकार से बाहर हो जाती है। यानी कि 7 सीटों का एक के अंतर से एनडीए जो है वो विफल हो जाती है और उसी 7 सीटों के अंदर से जो है यूपीए आगे बढ़ जाती है और जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए के प्रधानमंत्री बनते हैं 2004 में ही नहीं 2009 में भी वो जीतते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। यानी यूपीए की सरकार रहती है और फिर 2014 में एनडीए जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाता है। हाय तौबा मचता है, बावजूद इसके जो है प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की ताजपोशी होती है और वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की तर्ज पर यानी यूपीए की तर्ज पर कांग्रेस के तर्ज पर दोबारा 2019 में भी चुनाव जीतते हैं। जिस तरह से 2004 के बाद 2009 में भी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए जो है चुनाव जीतती है और सरकार बनती है। ठीक उसी तरह 2019 में भी मोदी चुनाव जीतते हैं और एनडीए की सरकार बनती है। लेकिन अब उसी यूपीए पे सवाल उठने शुरू हो गए हैं और ये सवाल कोई और नहीं उठा रहा है, ममता बनर्जी उठा रहे हैं। और जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त शासन का नारा दिया था और कांग्रेस को एक एक सूबे से बेदखल करती हुई बीजेपी आगे बढ़ती चली गई थी। बीजेपी का रथ जो है वो दौड़ लगा रहे थे और कामयाब होती जा रही थी और एक एक कर जो है कांग्रेस जो है अपना सूबा
खोती जा रही थी और उसके नेता जो हैं इधर से उधर भाग रहे थे, कुछ नेता बीजेपी में जा रहे थे। और आज जो है वो स्थिति हो गई है कि बीजेपी के आधे ख्वाब को वो ममता बनर्जी पूरा करती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी कांग्रेस को समाप्त करने के फेर में है और ममता बनर्जी की पूरी कोशिश है कि कांग्रेस के जो भी कद्दावर नेता हैं, जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, वो तृणमूल कांग्रेस का हाथ थामे, दामन थामे और कांग्रेस जो है वो विपक्ष की भूमिका से भी मरहूम हो जाए, उससे वो छीन लिया जाए। इसलिए कि ममता बनर्जी का जो है वो दावा है कि कांग्रेस जो है अब विपक्ष की भूमिका के निर्वहन करने में सक्षम नहीं है। दरअसल ये जो दावा है प्रति दावा है और ये अहंकार में बदलता जा गया है, इसलिए कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जिस तरह से खदेड़ी है, जाहिर सी बात है कि उन्हें शेरनी का तगमा दिया गया है और लोगों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की भूमिका में यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने की ममता बनर्जी कोशिश कर रही है, तो आखिर ममता बनर्जी के साथ ऐसा क्या संकट है कि वो उसे दूसरे कोई नेता नहीं मिल रहे हैं, वो उधार के जो है नेता अपनी पार्टी में ले रहे हैं और वही काम कर रहे हैं जिससे ममता बनर्जी कभी बीजेपी पर आरोप लगा रही थी कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों को बीजेपी अपने घरों में ला रही है और अपनी पार्टी में शामिल करा रही है और उन नेताओं की बाद में घर वापसी हो रही है। तो इससे सबक ममता बनर्जी को लेनी चाहिए कि जब तृणमूल कांग्रेस के सदस्य बीजेपी में जाते हैं और बीजेपी में जाने के बाद वहां से फिर लौटते हैं तृणमूल कांग्रेस में, तो आप उन्हें घर वापसी कहते हैं। तो क्या वजह है कि कांग्रेस के नेता आपके यहाँ जाएंगे, कितने दिन ठहरेंगे, कहीं बीजेपी वाली स्थिति न हो जाए कि वो फिर घर वापसी करें। और विपक्ष की भूमिका कांग्रेस जो है वो नहीं निभा पा रही है, तो आप कांग्रेस से ज़बरदस्ती विपक्ष की भूमिका कैसे निभा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको ठीक है कि आप एक सूबे में जो है कि शेरनी है, आप एक क्षेत्रीय दल की नेता हैं और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। वो मरे हुए हाथी की तरह है कि मरा हुआ हाथी भी एक मुहावरा है कि 1.25 लाख का होता है। कांग्रेस मरकर भी जो है तृणमूल कांग्रेस से हमेशा आगे रहेगी। और ममता बनर्जी को इस बात को सोचना होगा कि अगर वो राहुल गांधी को निशाने पे ले रहे हैं, कांग्रेस के बहाने अगर वो राहुल गांधी को निशाने पे ले रहे हैं और वो पीके के अहम को तोड़ने की बजाय राहुल गांधी को निशाने पे लेकर पीके का साथ दे रही हैं, तो पीके आज तक किसी के नहीं हुए हैं। यानी प्रशांत किशोर किसी के नहीं हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के भी नहीं होंगे। और तृणमूल कांग्रेस का जो है अगर यही स्थिति रही, वो पीके के जो है विश्वास करते हुए इस तरह का खेल अगर वो खेलती हैं कि यूपीए कोई चीज़ नहीं है, यूपीए को के सारे दल को घटक को अब तृणमूल कांग्रेस के एक छाता के नीचे लाने की अगर कोशिश करती हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनकी कोशिश लंबे समय तक कामयाब नहीं होगी और पीके भी उनको छोड़कर एक दिन चले जाएंगे। इसलिए कि पीके जो हैं वो ज़्यादा दिन तक कहीं नहीं ठहरते। नीतीश कुमार के पीके नहीं हुए, बीजेपी के पीके नहीं हुए, तो पीके किसके होंगे ये समझ लीजिए। अखिलेश यादव के पीके नहीं हुए, तृणमूल कांग्रेस के भी पीके नहीं होंगे। वो एक बार का अपना जो है वो जिनके साथ सौदा करते हैं, वो सौदा चाहे घाटे का रहा फायदे का रहे, पीके उतना ही तक निभाते हैं। बाद में उस पार्टी को के साथ जो है वो अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करते हैं। और कोई भी पार्टी जो उस पार्टी का मुखिया किसी बाहरी व्यक्ति के वर्चस्व को एक हद तक ही जो है स्वीकार करता है, वरना नज़रअंदाज करना तो वो उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर पीके के साथ राहुल गांधी ने नज़रअंदाज की कोशिश की, तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी को वो पप्पू समझ रहे हैं की कोशिश की थी और वो सब कुछ चाहते थे कि जैसे वो करें, जो लिखे राहुल गांधी उनके इस पर साइन कर दे, लब्बैक कह दे और जो है वो मुहर मार दे कि हाँ आप जैसे चाहें वैसे करें। एक राष्ट्रीय पार्टी और एक राहुल गांधी एक राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता हैं, वो आंख मूंद कर किसी पे कैसे विश्वास कर सकते हैं। और अगर पीके को बुरा लगा है तो इसमें बुरे लगने की कोई बात नहीं। और अगर पीके चाहते हैं कि हम जो है ममता बनर्जी के जो है के साथ मिलकर
कांग्रेस को और राहुल गांधी को सबक सिखाए, तो ये उनका एक दिवा स्वप्न हो सकता है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और ये पीके की भूल नहीं, ये भूल ममता बनर्जी की है कि अगर कांग्रेस ने प्रियंका को आगे कर दिया तो प्रियंका के सामने ममता बनर्जी कितनी भी शेरनी हो, जनता के सामने जो है वो 20 जो है वो प्रियंका गांधी पड़ेंगे, ममता बनर्जी नहीं पड़ेंगे। अभी भी ममता बनर्जी को अपनी जो है ऐंठन को थोड़ा कम करना होगा। आपने एक क्षेत्रीय दल के तौर पर जीत लिया, आपने बीजेपी को सबक सिखा दी, इसलिए कि पश्चिम बंगाल में वैसे भी बीजेपी का कुछ था नहीं। आपने जो है वो बीजेपी को हराकर बहुत बड़ा तीर नहीं बना, वह सिर्फ इसलिए कि बीजेपी ने जिस तरह का जो है हायतोबा मचा रखी थी, जिस तरह का उन्होंने दावा किया था, वो सारे झूठे दावे थे और वो बीजेपी उस झूठे दावे के सारे जीतना चाह रही थी, जनता को जो है दिग्भ्रमित करना चाह रही थी। बीजेपी उसमें नाकाम रही, लेकिन बावजूद उसके उसने 3 से जो है लगभग 70-73 सीटें लाई। तो जाहिर सी बात है, अगर इस बिना पर देखा जाए तो ममता बनर्जी को ज़्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए था। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का जो है वो पतन हुआ है, सीपीआई सीपीएम का लेफ्ट का पतन हुआ है, लेकिन जो पार्टी जो है लंबे समय तक रहती है तो उतार चढ़ाव होता रहता है। बीजेपी का भी 10 सालों तक पतन हुआ था, बीजेपी फिर 2024 में वो जाएगी फिर, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी का वो पतन होगा, पार्टी रहेगी, सरकार भले जाए, लेकिन 2024 के बाद भी पार्टी का अस्तित्व पर कोई संकट नहीं है। बीजेपी के अस्तित्व के संकट पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। बीजेपी का अस्तित्व जो है वो पूरी तरह बना रहेगा और उसी तरह जो है कांग्रेस जो आज संकट में है, लेकिन 2024 में जो स्थिति 2004 में हुई थी, जिस तरह से यूपीए गठबंधन के जरिए कांग्रेस ने इंडिया शाइनिंग जैसे फार्मूलों के जैसे नारे को जो है धो डाला था और जनता के बीच एक संदेश दिया था कि ये इंडिया शाइनिंग वास्तविक शाइनिंग नहीं है, उसी तरह कांग्रेस ही 2024 में एक नारा दे सकती है कि मोदी जी का जो ये सपना है, मोदी जी ने जनता को जिस तरह से ठगा है और जनता जिस तरह से ठगी जा रही है, महसूस करने लगी है जनता, तो जाहिर सी बात है वो कांग्रेस पर विश्वास करेगी और सही मायने में कांग्रेस के नेतृत्व में ही, चाहे वो यूपीए रहे या कोई नया गठबंधन बने, वो एक उसका नेतृत्व कांग्रेस ही करेगी। और ममता बनर्जी जो है गोवा में, ये छोटे छोटे जो हैं त्रिपुरा में, मेघालय में, इस तरह से कुछ लोगों को लेकर ये सोचती है कि हम कांग्रेस को जो है वो ख़त्म कर देंगे। बीजेपी का काम वो के नक्शे कदम पर चलकर वो चाहते हैं कि देश को कांग्रेस मुक्त कर देंगे, तो संभव नहीं है और ये सिर्फ ममता बनर्जी के चाहने से कुछ नहीं होता। इसलिए कि ममता बनर्जी अभी तक पश्चिम बंगाल के अलावा कहीं सर्वमान्य नेता नहीं बन सकती है, वो विपक्ष का चेहरा भी अभी तक नहीं बन सकती है। और ममता बनर्जी जो है पीके के इशारे पर, पीके के अहम को शांत करने के लिए जो कदम उठा रही है, वो कदम ममता बनर्जी के पैरों की बेरिया बन जाएगी। और आप उम्मीद कीजिए कि अगर इसी तरह वो तेजी से आगे बढ़ती गई, अब माइनस कांग्रेस को लेकर अगर बीजेपी को चाहती है कि एनडीए की जो है 2024 में सरकार नहीं बने, तो ये ममता बनर्जी का दिवा स्वप्न होगा। इसलिए कि कांग्रेस को उनको लेना होगा, कांग्रेस के साथ चलना होगा, इसलिए कि ये जो है वो देश का मामला है, देश का मुद्दा है, उसमें ईगो के लिए कोई जगह नहीं है। व्यक्तिगत ईगो, व्यक्तिगत अहम, व्यक्तिगत अभिमान जो है वो एक सीमा तक ही और एक समय तक ही ठीक लगता है। मेरा मानना है, दूसरा मत का आकलन है, दूसरा मत का मानना है कि ममता बनर्जी को पुनर्विचार करना चाहिए। आप ठीक है, लोगों को जोड़िए, आप शरद पवार से भी मिलिए, आप शरद यादव से भी मिलिए, आप शरद दत्त से भी मिलिए, जितने शरद हैं आप सबसे मिलिए, आपको मिलने में कोई दिक्कत नहीं। आप हर पार्टी के नेताओं से मिलिए, आप जो हैं वो ठाकरे साहब से मिलिए, आप किसी से मिल सकती, लेकिन ये आपके ये कि यूपीए कुछ नहीं है, कांग्रेस कुछ नहीं है और आप विपक्ष की भूमिका कर लेंगे, ये आपकी बस की बात नहीं है। आपको अगर पीके ने कोई सपना दिखाया है तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, वो इस रास्ते से पूरे नहीं होंगे। उसे पूरे करने के लिए आपको कांग्रेस की उंगली पकड़नी पड़ेगी। आप कांग्रेस का हाथ पकड़ के नहीं कह सकते हैं कि चलो मेरे साथ चलो, इसलिए कि कांग्रेस की आप उंगली पकड़ के जो है कामयाबी पा सकती हैं। और अगर आप चाहती हैं कि सत्ता का खूंटा जो बीजेपी का, एनडीए का, वो उखड़े,
तो उसमें आपको कांग्रेस का सहयोग लेना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए ही मुसीबत आन पड़ेगी, फिर आप ही को कोई विपक्ष का मान्य चेहरा मानने को तैयार नहीं है। इसलिए कि ममता बनर्जी की तरह इस देश में कई मुख्यमंत्री हैं और अपने प्रदेश में उनके भी प्रशंसकों की कमी नहीं है। कुछ नेता की साख तो राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी से काफ़ी आगे, अभी राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी की वैसी साख नहीं बनी है। इसलिए ममता बनर्जी को सोचना होगा, और ममता बनर्जी जो छोटे छोटे 10 सूबों को लेकर वहाँ अपनी पैठ बनाने की जब भले कोशिश कर ले, उन छोटे हुए सूबों से अगर उनकी कुछ जो है दाल भी गल जाए तो उससे राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी की दाल नहीं गलने वाली है। ममता बनर्जी को जो है कांग्रेस का दामन पकड़ना पड़ेगा, उसकी उंगली थामनी पड़ेगी। इसलिए कि ममता बनर्जी के सामने कांग्रेस के पास एक ऐसा चेहरा है, वो चेहरा अगर कांग्रेस ममता बनर्जी के सामने खड़ी कर दे तो ममता बनर्जी के पैरों से तली से जो है ज़मीन खिसकती हुई नजर आएगी, और वो चेहरा कोई और नहीं, वो चेहरा प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी में शालीनता है, वो ममता बनर्जी से ज़्यादा है, सूझबूझ है, वो ममता बनर्जी से ज़्यादा है। भले प्रियंका गांधी कहीं की मुख्यमंत्री हो या न हो, कहीं की, लेकिन उसका एक अपना अस्तित्व है, उसके अपने प्रशंसक है, और देश के प्रशंसक का मिला दिया जाए तो पश्चिम बंगाल के प्रशंसक से ज़्यादा जो है वो प्रियंका गांधी के प्रशंसक है, प्रियंका गांधी के चाहने वाले हैं। और यूपीए का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 बना, उसके साथ 5 सूबे का चुनाव होना है। उसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है वो ममता बनर्जी को जवाब देने के लिए काफ़ी होगा। ममता बनर्जी उस चुनाव के जवाब के बाद जो उछल कूद कर रही हैं, उनकी उछल कूद जो है तुरंत समाप्त हो जाएगी, और अभी ज़्यादा दिन नहीं है, मार्च तक जो है 3 से 4 महीना ममता बनर्जी को अभी इंतज़ार करना चाहिए, और 2022 के रिजल्ट को देखकर ही आगे की रणनीति बनानी चाहिए, और अभी उन्हें कांग्रेस पर हमला करने से बचना चाहिए। अभी लोगों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने तो मूर्खतापूर्ण रवैया अपनाकर सबसे पहले जो विपक्ष की सबसे बड़ी कड़ी थी उसी को तोड़ने की कोशिश की, उसी पर हथौड़ा बजाने की कोशिश, उसी पर लाठी बरसाने की कोशिश की। ये ममता बनर्जी की नादानी कही जा सकती है। ममता बनर्जी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। वैसे जो जीता वही सिकंदर, तो पश्चिम बंगाल की सिकंदर ममता बनर्जी हैं। देश की सिकंदर बनने की कोशिश इतनी जल्दी उनके लिए संभव नहीं है, उसमें भी समय है, और 2024 आने से पहले कई स्टेटों में विधानसभा के चुनाव हैं, और कम से कम 10 से 15 स्टेट के विधानसभा के चुनाव हैं 2024 से पहले। उसमें देख लिया जाए कि ऊँट किस करवट बैठता है, और ममता बनर्जी इस पर ठंडे दिमाग से सोचे। और पीके उनके सलाहकार भले हों, लेकिन कोई ज़रूर नहीं है सलाहकार की सभी सलाह पर गौर किया जाए, वरना ऐसा न हो कि वो ममता बनर्जी पीके की ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सलाह मान कर जाए, औंधे मुँह गिर जाए, और वो कहीं की न रहें। और उस पश्चिम बंगाल में भी कहीं प्रियंका गांधी 2024 में लोकसभा की कुछ सीटें लाकर करारा जवाब दे दे। इसलिए उन्हें कांग्रेस पर वार करने से पहले जोड़ना चाहिए, और कांग्रेस को साथ लेकर ही वो नरेंद्र मोदी को हटाने की यानी एनडीए की सरकार को गिराने की कोशिश कर सकती हैं, वरना अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, और ममता बनर्जी अकेले जो दम पर वो भार नहीं फोड़ सकती हैं। और फिर हम अगले वीडियो में आपसे रूबरू होंगे, उस पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें और अपनी राय दें, और फिर हम अगले वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे। और तब तक इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दूसरा मत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसी आशा और उम्मीद के साथ आपका दोस्त AR आज़ाद, नमस्कार।